तो कंसिस्टेंसी मैंने हमेशा बनाए रखा। जैसे कि जॉब निकलने के बाद भी मेरे को जो भी 1 घंटे 2 घंटे शाम को मिलते थे, मैं 1 घंटे में मैथ या रीजनिंग रिवाइज कर लेती थी। ये है, अगर आप रेगुलर इस चीज में लगे रहें तो हो जाता है सर, कि अगर आप उसको थोरोली पढ़ते हैं ना। और सबसे बड़ा चीज है उसमें रिवीजन। जैसे कि आप अगर वीकली पढ़ रहे हैं, फिर उसको सेकंड वीक में जाके फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों को एक बार रिवाइज करें। और मैथ रीजनिंग के लिए डेली 1 घंटा 2 घंटा निकाल लिए और मॉक लगा लिए। मॉक मॉक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं मॉक से रामबाड़ है इस एग्जाम के बिल्कुल। लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज मेरे साथ है शालिनी, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस पीओ 2025 एंड इनको बैंक अलॉट हुआ है कैनरा बैंक। सो हेलो शालिनी, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। हाउ वाज द फीलिंग एंड कैसा रिएक्शन था आपके फैमिली का? इट वॉज वेरी गुड फीलिंग सर, एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। बहुत खुश थे सब लोग। और जैसा कि मैं ऑलरेडी आईडीबीआई बैंक में जॉब कर रही थी, उसके दौरान मैंने ये तैयारी करके और ये जॉब निकाला। सो इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सर, मेरा नाम शालिनी है और मैं बिहार से हूँ। बिहार में वेस्ट चंपारण, चंपारण जिले से हूँ। ओके। और मेरी क्वालिफिकेशन है, वैसा तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं है मेरा। जूलॉजी से मेरा ऑनर्स है। ओके। एंड उसके बाद मैंने ऑनर्स करने के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। आफ्टर 1 ईयर आई क्लियर्ड आईडीबीआई जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। एंड ड्यूरिंग वर्क आई प्रिपेयर्ड फॉर आईबीपीएस पीओ। मोस्टली आई गेव मॉक इन माई टाइम्स। और उसी के दौरान मैंने हॉलीवुड के भी मॉक लिए थे। हॉलीवुड के मॉक भी जो कि काफी एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, वो मॉक भी मैंने दिए थे। एंड दैट्स आई क्लियर्ड एग्जाम। ओके। सो जैसे आपका जो बैकग्राउंड था, हम्म स्पेशली जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो एकदम साइंस साइड का था। हम्म तो क्या मोटिवेशन था कि अ, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना था? क्योंकि एकदम ही डिफरेंट डायरेक्शन है। मतलब आपके हम्म घर में कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है या बैंक में, जहां से आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं, आई नीड टू गो दिस साइड? सर, सबसे बड़ा इसका मोटिवेशन ये है कि इसका जो एग्जाम है वो बहुत ही टाइमली होता है। और बिल्कुल। बहुत शॉर्ट टाइम में अगर आप चाहें गवर्नमेंट जॉब निकालना, तो बैंकिंग सबसे परफेक्ट होता है, क्योंकि इसके एग्जाम की डेट भी फिक्स्ड होती है और रिजल्ट का डेट भी फिक्स्ड होता है। आपको पता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 महीने या बिल्कुल। साल भर के अंदर आपको जॉब मिल जानी है। अदर सेक्टर में इतना ये फिक्स नहीं है। तो अगर आपको एक टाइम टाइम लिमिट के अंदर आपको लगता है कि मेरे को जॉब चाहिए, तो फिर उसके हम्म। लिए बैंकिंग, ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। एक अच्छा जॉब, एक ऑफिशियल लेवल का जॉब आपको एक टाइम लिमिट के अंदर मिल जाता है। तो ये एक अच्छा चीज है। और कंसिस्टेंटली इसके वैकेंसीज भी है, वो लगातार आते हैं, हर 6 महीने बिल्कुल। पे साल भर पे आते रहते हैं। मुझे जॉब चाहिए था। अच्छा, कितना टफ था? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, वहां से मैथ्स, रीजनिंग, मतलब ठीक है, जो नॉर्मल इंग्लिश और जीए के सब्जेक्ट है वो फिर भी ठीक है, टैकल करते हैं। बट एक साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ पढ़ाता हूँ, तो उस टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स के, स्पेशली गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं जब कि सर हम साइंस से हैं, हम लोग बैंकिंग के लिए सोच रहे हैं, बट मैथ्स और रीजनिंग एक हर्डल है। तो क्या आपके लिए भी था या फिर आपके लिए इजी था, स्मूथ था? सर, एक्चुअली मेरी 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 पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि जीके मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट मैथ ओके। एंड रीजनिंग मेरे लिए थोड़ा ओके था, क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड में भी मैथ का मेरा अच्छा रहा है हमेशा। मेरे ओके। टेंथ में भी मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स थे। तो और बाकी टफ तो सर है ही, अगर आप पीओ लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो ऑफिशियल लेवल के, तो थोड़ा टफ तो है ही। बट डिपेंड करता है कि आप उसको कभी भी छोड़ते नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत इसमें जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी मैंने हमेशा बनाए रखा। जैसे कि जॉब निकलने के बाद भी मेरे को जो भी 1 घंटे 2 घंटे शाम को मिलते थे, मैं 1 घंटे में मैथ या रीजनिंग रिवाइज कर लेती थी। ये है, अगर आप रेगुलर इस चीज में लगे रहें तो हो जाता है सर। मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया तो 1 2 साल भी काफी है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली लगे रहे तो हो जाता है। अच्छा, आपने आईडीबीआई जेम भी निकाला था, ऑलरेडी हम्म वर्किंग थी। हम्म आईडीबीआई जेम का भी पेपर अच्छा आता है, मतलब अभी भी वैकेंसीज आई थी, मतलब पेपर का लेवल ऐसा नहीं है क्लर्क का लेवल हो, हम्म अच्छे लेवल का पेपर आता है। तो वो जो हम्म। प्रिपरेशन आपने तब करी होगी, उस प्रिपरेशन में जितनी भी चीजें पढ़ी, उसकी हेल्प आपको आईबीपीएस पीओ में भी मिली होगी डेफिनेटली। सर, इसका एक अदर साइड ये है कि मैं तैयारी आईबीपीएस पीओ की ही कर रही थी, बट बीच में ओके। मुझसे आईडीबीआई एग्जाम निकल गया। दिस इज ओके। सो यू जॉइन दैट पर्टिकुलर जॉब की कुछ तो, हाँ, कुछ तो मिला। मतलब बट ज्वाइन आई कर वॉज लेते। नॉट सेटिस्फाई, बिकॉज क्योंकि मेरे को आईबीपीएस पीओ पे ही मेरा फोकस ज्यादा रहा शुरू से। हम्म। तो स्टिल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस पीओ। एंड एक क्या होता है सर, कि जब आप एक बार 2 बार इस एग्जाम को ये कर लेते हो, फेस कर लेते हो, देन यू बिल्कुल। गेट एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको लग जाता है कि किस तरह के पेपर्स आते हैं, क्या आते हैं, देन यू कैन डू।
एक बट क्वेश्चन हाँ को टैकल करने का एक एक तरीका मिल जाता है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि पीओ के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तो कैसे इम्पोर्टेंट। आपने क्वांट और रीजनिंग में पकड़ बनाया, मतलब क्वांट रीजनिंग को एक सब्जेक्ट को एक स्ट्रॉन्ग अर्थमेटिक, पार्ट। सबसे ज्यादा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को डीपली उसको समझने का, और उसके बाद डीआई उस पर सॉल्व करने का, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आई थिंक मैथ का। क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल। आप ऐसे जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में एकदम परफेक्ट होकर के जाए, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो एक बड़ा पार्ट कवर करता है, उसको अगर आप कवर कर लेते हैं और उस पर अपना एक डीप पकड़ बना लेते हैं, देन यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। क्योंकि इसमें आप 100% पॉसिबल नहीं है करना, बट हम्म। जितना आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करके, जैसे कि आपने अर्थमेटिक पोर्शन को अगर किया, तो उसको आप अच्छे से अगर पकड़ बना लेते हैं, तो अर्थमेटिक एक बड़ा पोर्शन होता है, क्योंकि डीआई में भी वो चीजें रहती हैं, उसके सिंगल क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो मेरा तो अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस था सर। और रीजनिंग में है कि आप पजल वगैरह, मशीन इनपुट वगैरह पे पकड़ बना लेते हैं, तो मेंस में सबसे ज्यादा यही आता है। बहुत ज्यादा अच्छा। बर्डन लेकर के पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, आप हर चीज बैलेंस करके कि चलो मेरे को ये चीज करना है, होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे को ये चीज करना है, तो आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं कि मैं कैसे टाइम निकालूं इसके लिए, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं करूँ। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदारी समझते आप, बिल्कुल। ईमानदारी है और प्यार है अगर आपको कि मेरे को ये करना है, देन यू कैन डू, नोबडी कैन स्टॉप यू। अच्छा, जैसा आपने बताया जीए वाला पार्ट आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो हम्म कैसे आपने जीए को टैकल करा? मतलब डेली करंट अफेयर को आप फॉलो करते थे, देन आफ्टर दैट हम्म पीयू मेंस का, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक अलग लेवल पे आता है इन हम्म। कंपैरिजन टू क्लरिकल लेवल, थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है, तो कैसे आपने उस लेवल पे तैयारी करा? उसका सर जैसे कि दो तीन सोर्सेस थे। जब मैं आईडीबीआई में थी उस टाइम पे मेरे को डेली पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलता था, मैं वीकली ही करती हम्म। थी, वीकली और मंथली करती थी। वीकली में जैसे कि दो तीन सोर्सेस में फॉलो करती थी, जिसमें ऑलीवुड का बोल्ट आता था, एक मंथली आता है जो, हम्म। तो ऑलीवुड का बोल्ट में पढ़ती थी, और भी एक दो साइट्स थे, अफेयर्स क्लाउड का एक साइट था जिससे मैं वीकली पढ़ती थी, और मंथली ओके। में ऑलीवुड और अफेयर्स क्लाउड का जो वीकली होता था वो कंपाइल करके पढ़ लेती थी, क्योंकि संडे के संडे अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, तो संडे को बिल्कुल। मैं जीए के लिए टाइम निकालती थी। बाकी डेली बेसिस पर मैं मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के लिए बस, इंग्लिश का तो नॉर्मल एडिटोरियल वगैरह पढ़ लिए किसी भी साइट से निकाल करके। और क्योंकि पुराना प्रिपरेशन मेरा था ऑलरेडी पहले से, तो ग्रामर पे मेरी पकड़ थी थोड़ी। और मैथ रीजनिंग के लिए डेली 1 घंटा 2 घंटा निकाल लिए, और मॉक लगा लिए। मॉक मॉक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं मॉक से रामबाड़ है इस एग्जाम के लिए। बिल्कुल। अगर मॉक डेली बेसिस पे लगा रहा है कोई, तो नथिंग इज बेटर देन दिस। पहले तो आप टॉपिक पे एक पकड़ बनाने का है, और उसके बाद आपको लगातार मॉक टेस्ट देने का है, ये दो चीजें हैं, बाकी हो जाता है। अच्छा, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, आपने देखा होगा आईबीपीएस हम्म। पीओ मेंस का। जैसे इसमें अगर मैं जीए की बात करूं तो 50 क्वेश्चन जीए के हो चुके हैं, आपके टाइम पे 35 थे। तो अब ये 15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है, वो कहीं ना कहीं एक बच्चे के लिए भी एक इस बार चैलेंज है कि पहले 35 को डील करना पड़ता था, 50 क्वेश्चन डील करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ऑलरेडी पीओ प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आ गए, तो हम्म। आफ्टर द प्रीलिम्स हर कोई प्रिपेयर करेगा मेंस के लिए, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फाइनल? सर फाइनल स्ट्रेटजी ये है कि आप पढ़ाई का, सीए को थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और थोड़ा और डीपली पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके मॉक टेस्ट पे भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि उसका लगातार मॉक टेस्ट दें। जैसे कि जनरली हम लोग क्या मैथ रीजनिंग पे तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, बस हम्म। सच्चाई यही है, बट जीए को हम लोग थोड़ा सा साइड लाइन करके चलते हैं, तो उसको आपको थोड़ा बिल्कुल। ज़्यादा अभी पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है। तो जितना आप मैथ पे इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना आप सीए को भी दें, और सीए को थोड़ा डीपली पढ़ें, क्योंकि उसमें मतलब एक वन लाइनर पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि सर अभी पहले उसमें वन लाइनर सिर्फ आते थे, अब उसमें दो हम्म। नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने जो लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने काफी अटेम्प्ट किए थे, उसी से मेरे सीए में मार्क्स आए थे। तो ओके। इसमें एक बहुत अच्छी पॉइंट ये भी है कि अगर आप उसको थॉरोली पढ़ते हैं ना, और सबसे बड़ा चीज है उसमें रिवीजन। जैसे कि आप अगर वीकली पढ़ रहे हैं, फिर उसको सेकंड वीक में जाके फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि ये याद नहीं होता है, ये रिवाइज करने से आपके माइंड में ये आपको प्रॉपरली, आप चाहें कि जीके की तरह रट के याद कर ले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेली डेली नए आ रहे हैं ना। तो सबसे पहले वीकली रिवाइज करें, फिर दूसरे वीक में जाके पहले और दूसरे वीक का रिवाइज करें, और ऐसे करके मंथ के एंड में जाकर के दो तीन सोर्सेज से अगर उसको रिवाइज कर लेते हैं ना, तो ये हो जाता है। और थोरोली पढ़े तो बेटर होगा, सिर्फ एमसीक्यूज करके पॉसिबल नहीं है, थोरोली पढ़े तो बेटर है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है मेरा कि आप अपने हिसाब से बताइएगा कि आपके हिसाब से पीओ मेंस में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर है, मतलब अगर उसको एक अच्छे से फोकस कर लिया जाए तो पूरा मेंस को मतलब पार लगा सकता है।
सर डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन आई थिंक वेरी करता है सर। हर एक इंसान का हर इंसान का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी का मैथ में इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो मैथ में ज्यादा नंबर ले सकता है, किसी का रीजनिंग में इंटरेस्ट ज्यादा है तो रीजनिंग में ज्यादा ले सकता है। करंट अफेयर है आई थिंक वो रिवाइज के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने रिवाइज लिए या कितने समय दिए, उसका डिपेंड डिपेंड करता है आई थिंक पर्सन टू पर्सन। मेरा मैथ सेक्शन अच्छा था। और सबसे अच्छी बात होती है कि जब आप पेपर देने जाते हो और आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मॉडरेट में आ गया, तो फिर आप तो उसमें फोड़ के आ बिल्कुल। जाते हो। तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। आई थिंक इस टाइम तो सबको देना चाहिए, क्योंकि सर आईबीपीएस पीओ का पैटर्न कुछ ऐसा है कि कभी कभी कोई एक सेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग दे देता बहुत है टफ आ जाता है। कि आप उसका सेक्शनली क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक कि आपको सब पे बराबर का ध्यान देना है। और बाकी मैथ रीजनिंग तो कभी भी सर थोड़ा ज्यादा अटेंशन लगता ही है। अभी तो सीए भी है, सबको पकड़ के चलने का ही है सर। नहीं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका कोई ऐसा होता है जिसको क्वांट में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। क्वांट में उसको लगता है कि इतना ज्यादा मैं मतलब बड़े क्वेश्चन है या फिर बहुत ज्यादा। ऑब्वियस ही बात है कि पीओ मेंस में क्वांट के क्वेश्चंस थोड़े लॉजिकल तो होते हैं। ठीक है, आपको भले ही हम्म। चूज करने पड़ते हैं क्वेश्चंस जो आपके हिसाब के हैं, बट स्टिल मतलब होते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस है और लॉजिकल क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे आपको। तो उसके ऑल्टरनेट में कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है? क्योंकि आई थिंक सर करंट अफेयर एंड इंग्लिश। क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों लगभग लगभग सेम पैटर्न है। अगर आपको मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मे बी कि रीजनिंग में भी आप उतना ज्यादा लॉजिकली नहीं बढ़ पाओ, बस ठीक है आप एक मॉडरेट नंबर उसमें ला सकते हो, देन फॉर दैट कैंडिडेट आई थिंक करंट अफेयर एंड इंग्लिश इज बेटर। करंट अफेयर क्योंकि अभी सर उसके वेटेज भी ज्यादा है, करंट अफेयर में बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। हॉलीवुड के बोल्ट में भी सर मतलब पर्सनली माई व्यू हॉलीवुड बोल्ट इज वेरी गुड सोर्स। हॉलीवुड बोल्ट मैंने बहुत यूज किया है, मैंने अपने 3 साल के प्रिपरेशन में भी यूज किया है एंड लास्ट ईयर भी मैंने हॉलीवुड के बोल्ट यूज किया है। और इंग्लिश में भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, पर मैं तो सर हिंदी बैकग्राउंड से थी तो मुझे तो इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगा था। बट जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जिनका मीडियम रहा है इंग्लिश मीडियम, वो लोग इंग्लिश में अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं अगर वो थोड़ा सा ध्यान दें इंग्लिश पे तो। अच्छा, इस बार तो इंग्लिश का अगर आप पैटर्न देखो पीओ मेंस का, तो अब तो पूरा ही गेम चेंज हो गया। 20 नंबर का 40 क्वेश्चन है। तो इससे कुछ हम्म। इफेक्ट पड़ेगा या बच्चों को कुछ प्रिपरेशन पे अपने एक स्ट्रेटजी डिफरेंट करनी चाहिए? क्योंकि अब इंग्लिश के सिर्फ 20 नंबर है। सर अगर मेरा व्यू देखे तो आई थिंक जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग इसमें बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं इंग्लिश में। और जो लोग हिंदी मीडियम से है उन्हें थोड़ा सा उस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग हिंदी मीडियम से वो जनरली सर मैथ और रीजनिंग में ज्यादा नंबर उठाते हैं, ऐसा देखा जाता है। हम्म। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, बट इंग्लिश में हमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट ठीक है, अगर हम भी मेहनत करें तो हम भी इंग्लिश में ला सकते हैं। मॉक टेस्ट आपने दिए थे प्रीलिम्स के, मेंस के? तो प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट थे ऑली बोर्ड के, कितने रिलेवेंट थे अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन जो आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया होगा? सर मॉक टेस्ट हॉलीवुड के मैंने लिए थे, काफी रिलेवेंट होते हैं। मतलब मेरा काफी अच्छा ट्रस्ट है हॉलीवुड पे। चाहे उसके वो करंट अफेयर्स का हो, बोल्ट हो, या फिर उसके मॉक टेस्ट हो, जनरली काफी एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। मैंने लिए हैं इसके और दिए भी हैं, एग्जाम्स भी दिए। इसके मेंस और प्रीलिम्स दोनों का लिया है मैंने, काफी रिलेवेंट। एंड हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज आल्सो गुड सर। एक्चुअली मैं ऑलरेडी वर्किंग थी तो उन्होंने मेरे जॉब प्रोफाइल से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो इंटरव्यू मेरा ओवरऑल सही गया था क्योंकि जॉब प्रोफाइल जो मैं काम कर रही थी उसी के बारे में उन्होंने पूछा था, तो वो सारे मैंने क्वेश्चंस का जवाब उनके दे दिए थे। एवरीथिंग वाज वेरी कंफर्टेबल एंड गुड। अच्छा, जैसे आप ऑलरेडी वर्किंग थी, अब जैसे हम लोग इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं। उनके लिए एक जीए वाला जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक, जब वो जॉब में है उसके बाद प्रिपरेशन उनके लिए हम्म। इजी हो जाती है, क्योंकि वो सारे हम्म। टर्म्स या जितनी भी चीजें उनको दे आर यूजिंग इट इन द डेली लाइफ। तो आपके साथ भी एक हम्म। फायदा हुआ होगा जीए को प्रिपेयर करने में, टर्म्स एटलीस्ट एक फ्रेंडली होंगे। हाँ सर, एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही है इसमें कोई ये नहीं है। बट फिर भी सर ध्यान तो देना ही पड़ता है, क्योंकि सीए में बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ने के लिए। वो बैंकिंग अवेयरनेस का ठीक है, वो एक छोटा सा पार्ट है जो आप समझ जाएंगे। हम्म। बट फिर भी जो नए हम्म। नए अपडेट्स आ रहे हैं वो आप वर्किंग, जब आपका वर्किंग टाइम होता है डेली डेली अपडेट्स, फिर भी आप पूरी तरह से अपडेट नहीं होते हैं अगर आप उसमें अलग से टाइम नहीं देते। हम्म। क्योंकि काम में ही इतना बिजी रहता है इंसान की नहीं दिखता है वो सब। वो आप जब तक आप लेकर के किसी सोर्स से कोई मंथली या वीकली कवर नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो नहीं हो सकता। अच्छा, जीए में अगर आप टॉपिक बता पाए, जो लोग अभी मतलब इस सेशन को देखेंगे, इस हम्म। इंटरव्यू को देखेंगे, तो उनके लिए एक बेनिफिट होगा कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीओ मेंस। तो कौन से टॉपिक हैं जिन पे फोकस करना चाहिए?
सर सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरा लास्ट टाइम का एग्जाम हुआ था, और उसमें जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो मैंने किए थे, उसमें सबसे ज्यादा 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आरबीआई से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं, आरबीआई से रिलेटेड बैंक्स के लिए जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं, तो आरबीआई से रिलेटेड जो कुछ भी चल रहा है वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। इससे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस टैकल हो जाते हैं। उसके अलावा बाकी नेशनल इंटरनेशनल जो अवार्ड्स वाले चल रहे हैं या स्पोर्ट्स में चल रहे हैं, ये सब मैटर करता है। बाकी बैंकिंग वाला तो आपको एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए। या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज आ रहा है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतने पैसे दिए आपको, इस फील्ड में दिया डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, जो किसी स्पेशल फील्ड में ये कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है या फिर दे रहा है पैसा डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीजें। और उसके अलावा आरबीआई से द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आरबीआई एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो। क्योंकि 2 नंबर वाले इस बार क्वेश्चन में सर मैंने आरबीआई के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा किए थे, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे। आपने आरबीआई सर्कुलर वगैरह सारा पूरा फॉलो किया होगा अच्छे से, डिटेल में? हाँ सर, आरबीआई के मैंने जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने बैंकिंग अवेयरनेस जो पढ़ा था, बैंकिंग अवेयरनेस में ऑलरेडी आरबीआई इंक्लूडेड रहता है। बिल्कुल। तो जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे वो कुछ क्वेश्चंस आए थे। ये डिपेंड। बाकी मैंने जैसे कि जो भी सोर्सेस से मैंने ये तैयारी किया था ना, उसमें जो बैंकिंग वाला सेक्शन था उस पर मैंने ज्यादा थोड़ा फोकस करके तैयारी किया था। और कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी मैंने आरबीआई से रिलेटेड निकाल करके पढ़ा था। आपकी तरफ से एक फाइनल एडवाइस वो स्टूडेंट्स जो आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? उसके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि जब भी कि आप एग्जाम के पहले जितना भी प्रेशर लेना है ले लो, तैयारी कर लो। एग्जाम के टाइम पे जब भी जाओ बिल्कुल काम माइंड से जाओ, बिल्कुल नॉर्मल माइंड से जाओ। इस बार जब मैंने एग्जाम दिया था सर, मैंने बहुत ही काम माइंड से एग्जाम दिया था। क्योंकि वहां पर जो आपका स्पेशली मेंस में जो आपका एक पेशेंस टेस्ट होता है ना, वो हम्म। बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले तो मैथ का अर्थमेटिक या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका डीपली प्रिपरेशन करो, डीपली उसकी तैयारी करो। मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। एक बार प्रिपरेशन कर लो और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस पे दो। एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। अपने मेंस का एक मॉक दिया और उसका एनालिसिस किया, ये बहुत जरूरी है। और जीएस सेक्शन में आप आरबीआई या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी है उस पर ज्यादा ध्यान दो। बाकी सबको भी कवर करो और इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। रीजनिंग में है आप पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, मेंस लेवल का तैयारी। और बाकी प्रीलिम्स का तो आपका एग्जाम के 1 मंथ पहले से आप डेली अगर एक मॉक टेस्ट देते हो तो स्पीड बन जाता है। बट मेंस के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ कि आपको डीपली कॉन्सेप्ट पहले तैयार करो, बिल्कुल। उसके बाद उसका मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दो। और बाकी जीए का सोर्स के लिए ऑलीवुड वोल्ट इज वेरी गुड। पेशेंस होना बहुत जरूरी है मेरे एग्जाम में। पेशेंस बिल्कुल। पूरा होना चाहिए। बाकी कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बना होना चाहिए। थैंक यू सो मच शालिनी। कहीं ना कहीं एक साइंस बैकग्राउंड से आके और आपने बैंकिंग को हम्म। क्रैक करा, और उसमें भी 2 एग्जाम्स को क्रैक करा, दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे एग्जाम है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।